आज का हमारा प्रकरण है काव्य गुण और काव्य गुण के भेद। काव्य गुण की परिभाषा व काव्य गुणों की संख्या के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। हमने पढ़ा था कि काव्य गुण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। और ये भी हमने पढ़ लिया था कि 3 प्रकार के कौन कौन से? माधुर्य गुण, माधुर्य गुण, दूसरा ओज गुण, और तीसरा प्रसाद गुण। परीक्षा में यदि ये प्रश्न पूछा जाता है कि काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको उत्तर करना है 3। काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि काव्य गुण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो 3 प्रकार है, माधुर्य गुण है, ओज गुण है और प्रसाद गुण है। यदि प्रश्न ये पूछा जाता है कि काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो, तो आपको उत्तर लिखना है कि काव्य गुण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। इन तीनों में आज हम पढ़ेंगे माधुर्य गुण। आज हमारा जो प्रकरण है वो है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण। माधुर्य गुण। माधुर्य गुण में सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि माधुर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहली बात, माधुर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ होता है मीठा या मिठास या मधुरता। माधुर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ मीठा, मिठास या मधुरता होता है। तो दूसरी बात यह है कि अलग अलग विद्वानों ने माधुर्य का अलग अलग नाम दिया है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। और सबसे पहले बात करते हैं कि इस माधुर्य गुण को भरत मुनि ने क्या नाम दिया। माधुर्य गुण को भरत मुनि ने श्रुति मधुरता नाम दिया है। क्या नाम दिया है? श्रुति मधुरता। भरत मुनि ने माधुर्य गुण को क्या नाम दिया? श्रुति मधुरता। ये आपको ध्यान रखना। श्रुति मधुरता नाम देने वाले विद्वान कौन है? भरत मुनि। और कौन से गुण के लिए कहा? माधुर्य गुण के। फिर दूसरा हम देखेंगे, दूसरा विद्वान है वो है आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने माधुर्य गुण को रसमयता कहा। रसमयता कहा। क्या कहा है? रसमयता। तीसरी
बात करेंगे तीसरे जो विद्वान हैं वो है आपके वामन। वामन ने माधुर्य गुण को उक्ति वैचित्र्य कहा है। उक्ति वैचित्र्य कहा है। ये देखो तीन विद्वान, भरत मुनि ने माधुर्य गुण को क्या कहा? श्रुति मधुरता। आचार्य दंडी ने क्या कहा? रसमयता। और आचार्य वामन ने क्या कहा? उक्ति वैचित्र्य। चौथे विद्वान है वो है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने भी माधुर्य गुण को आह्लादकता नाम दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि माधुर्य को आह्लादकता किसने कहा? भरत मुनि ने, आचार्य दंडी ने, वामन ने या आचार्य मम्मट ने? तो ये आपको ध्यान रखना है कि माधुर्य गुण को आह्लादकता आचार्य मम्मट ने कहा है। माधुर्य गुण के देखो चार नाम हो गए, श्रुति मधुरता, रसमयता, उक्ति वैचित्र्य और आह्लादकता। श्रुति मधुरता किसने कहा? भरत मुनि। रसमयता किसने कहा? आचार्य दंडी। उक्ति वैचित्र्य किसने कहा? आचार्य वामन। आह्लादकता किसने कहा? आचार्य मम्मट। ये चारों नाम आपको जानना है। माधुर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मीठा, मिठास या मधुरता। माधुर्य गुण को भिन्न भिन्न नाम देने वाले भिन्न भिन्न विद्वान हैं। भरत मुनि ने श्रुति मधुरता कहा, आचार्य दंडी ने रसमयता कहा, आचार्य वामन ने उक्ति वैचित्र्य कहा और आचार्य मम्मट ने आह्लादकता कहा। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ये देखो आह्लादकता, इसमें यदि हम शब्द को देखेंगे तो शब्द है आह्लाद। और आह्लाद का मतलब होता है प्रसन्नता। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये शब्द है आह्लादकता या आह्लाद, ये कई बार आएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आह्लाद शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रसन्नता अर्थ होता है। और ये देखो वैचित्र्य, वैचित्र्य में आप ये ध्यान रखेंगे कि विचित्र में यदि ये प्रत्यय जोड़े तो शब्द बनता है वैचित्र, या वैचित्र को विचित्रता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विचित्रता। आह्लाद का अर्थ प्रसन्नता होता है और वैचित्र विचित्र प्लस ये, यानी कि विचित्रता। ये आप ध्यान रखें। और दूसरा ये है कि भरत मुनि ने माधुर्य गुण को क्या नाम दिया? श्रुति मधुरता, यानी जो सुनने में मधुर हो, जो सुनने में मधुर हो उसे क्या कहा जाता है? श्रुति मधुरता कहा जाता है। ये चारों नाम आप याद रखें। माधुर्य गुण का शाब्दिक अर्थ मीठा, मिठास या मधुरता। भरत मुनि ने क्या कहा? श्रुति मधुरता। आचार्य दंडी ने रसमयता, आचार्य वामन ने उक्ति वैचित्र्य,
आचार्य मम्मट ने आह्लादकता। आह्लाद शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नता, और विचित्र, विचित्र में ये प्रत्यय जोड़ा गया है, या फिर विचित्रता। ये आप चारों विद्वानों के नाम और इन्होंने क्या क्या कहा है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा असंगत है, या निम्न में से संगत है, या इनमें इन्हें इनकी सूची दे करके इनका मिलान करवाया जाता है। जैसे दे देंगे भरतमुनि, इसके सामने दे देंगे रसमयता। आचार्य दंडी के सामने दे देंगे श्रुति मधुरता। फिर आपको मिलान करना होगा। तो ये चारों विद्वान देखो याद रह जाएगा। भरत मुनि में क्या तय है, तो श्रुति और मधुरता, यानी जिसमें तय 2 बार हो, और यहाँ भरत, यानी तय से तय का मिलान कर सकते हैं। आचार्य दंडी रसमयता, आचार्य वामन उक्ति विचित्र, और आचार्य मम्मट आह्लादकता। ये आपको चारों शब्द और चारों विद्वान ध्यान में रखने। इसके बाद बात करते हैं माधुर्य गुण की परिभाषा। माधुर्य गुण की परिभाषा में देखो, माधुर्य गुण कहते किसी, तो ये ध्यान रखना आपको कि कोमल कांत, कोमल कांत पदावली से युक्त ऐसा काव्य, कोमल कांत पदावली से युक्त ऐसा काव्य जिसको पढ़ने सुनने या देखने से पाठक श्रोता या दर्शक का हृदय गर्वित हो जाए, गर्वित हो जाए, वहाँ माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण होता है। ये माधुर्य गुण की परिभाषा है। कोमल कांत पदावली से युक्त ऐसा काव्य जिसको पढ़ने सुनने या देखने से पाठक श्रोता या दर्शक का हृदय द्रवित हो जाए। यहाँ ये देखेंगे द्रवित होना मतलब पिघलना, या आह्लादित होना, आह्लादित होना, पिघलना या आह्लादित होना एक ही बात। द्रवित होना, पिघलना या आह्लादित होना। लेकिन इस परिभाषा को समझना है, रटना नहीं, केवल समझना है। और समझना क्या है, ये देखो कि कोमल कांत पदावली से युक्त, यानी किस प्रकार की पदावली, कोमल कांत, यानी कोमल पदों से, कोमल वर्णों से युक्त ऐसा काव्य जिसको पढ़ने सुनने या देखने
पढ़ने से पाठक, जो पढ़ने वाला है वो क्या कहलाता है? पाठक। सुनने वाला वो क्या कहलाता है? श्रोता। और देखने वाला क्या कहलाता है? दर्शक। का हृदय द्रवित हो जाए यानी पिघल जाए या आह्लादित हो जाए होता है तो वह कौन सा गुण होता है? माधुर्य गुण होता है। ये बात, इसमें तीन बातें हैं, तीनों बातें आपको समझनी है कि पदावली कैसी होगी? कोमल कांत पदावली। और माधुर्य गुण से युक्त रचना को पढ़ने से क्या होगा? पाठक, श्रोता या दर्शक का हृदय द्रवित हो जाएगा। द्रवित हो जाएगा मतलब पिघल जाएगा, पिघल जाएगा या ये कहीं आह्लादित हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि आह्लादित, आह्लाद का अर्थ क्या बताया था? प्रसन्नता बताया। तो आह्लादित का अर्थ होता है प्रसन्नचित, प्रसन्नचित। यानी कोमल कांत पदावली से युक्त ऐसा काव्य जिसको पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक का हृदय प्रसन्नचित हो जाए। यानी आप कोई भी काव्य पढ़ते हो, कोई भी कविता पढ़ते हो और जिस कविता को पढ़ने से आपका मन या अंतःकरण प्रसन्नचित हो जाए, वह कौन सा काव्य गुण होता है? माधुर्य गुण होता है। ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी। फिर एक दो परिभाषा इसकी ओर देखते हैं, और वो देखो, तो अब देखते हैं हमें माधुर्य गुण की दूसरी परिभाषा। और दूसरी परिभाषा में ये देखेंगे, देखो अंतःकरण। यहां आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल भी आपको संदेह करने की आवश्यकता नहीं। देखो अंतःकरण कहें या हृदय कहें या मन कहें, एक ही बात, ठीक है ना? तो इसमें आपको संदेह करने की ये जरूरत नहीं है कि अंतःकरण अलग शब्द है या हृदय अलग है या मन अलग है। अंतःकरण को आनंद और उल्लास, हमने इससे पहले पढ़ा था आह्लादकता या आह्लादित। तो आनंदित हो या उल्लास हो या प्रसन्नचित हो, आनंद और उल्लास से द्रवित करने वाली श्रुति मधुर यानी सुनने में मधुर लगने वाले वर्णों से युक्त रचना कौन से गुण को संपन्न होती है? माधुर्य गुण को संपन्न होती है। आपको ध्यान रखना है कि अंतःकरण को आनंद और उल्लास से द्रवित करने वाली श्रुति मधुर वर्णों से युक्त रचना माधुर्य गुण को संपन्न होती है। ये याद रह जाएगा आपके। इससे पहले वाली परिभाषा हमने पढ़ ली थी, एक बार फिर देख लो। कोमल कांत पदावली से युक्त ऐसा काव्य जिसको सुनने,
जिसको पढ़ने सुनने या देखने से पाठक श्रोता या दर्शक का हृदय द्रवित हो जाए या आह्लादित हो जाए वहाँ माधुर्य गुण होता है। दो परिभाषाएं आपके सामने हैं कि कोमल कांत पदावली से युक्त ऐसा काव्य जिसको पढ़ने सुनने या देखने से पाठक श्रोता या दर्शक का हृदय द्रवित या आह्लादित हो जाए वहां माधुर्य गुण होता है। दूसरी परिभाषा है अंतःकरण को आनंद और उल्लास से द्रवित करने वाली श्रुति मधुर वर्णों से युक्त रचना माधुर्य गुण को संपन्न होती है। ये दोनों परिभाषाएं आपको लिख लेनी है और दोनों परिभाषाएं लिख कर आपको याद रखनी। ज्यादा कठिन नहीं है, आप वीडियो बार बार देखें और एक बार कॉपी पेन लेके इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लें, आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगली परिभाषा। ये दोनों परिभाषाएं आप लिख लें और याद रख लें। इसके बाद अगली परिभाषा देखो, क्योंकि जब तक परिभाषाएं समझ में नहीं आएंगी तब तक माधुर्य गुण समझ में नहीं आएगा। और अगली परिभाषा देखो, अब हमने दोनों परिभाषाएं पढ़ी है, उनसे एक बात निकल के आती है और वो ये आती है कि माधुर्य गुण से युक्त रचना को पढ़ने से क्या होता है। भाई आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि माधुर्य गुण से युक्त रचना को पढ़ने से माधुर्य गुण से युक्त रचना को पढ़ने से मन में या हृदय में या अंतःकरण में क्या होता है, आह्लाद उत्पन्न होता है। आह्लाद उत्पन्न होता है, जिससे क्या होगा, मान लो माधुर्य गुण है, जो श्रुति मधुरता है, कोमल कांत पदावली है, उससे युक्त काव्य है और उस काव्य को पढ़ने से क्या होता है, मन हृदय या अंतःकरण में आह्लाद उत्पन्न होता है और उससे आह्लाद उत्पन्न होने से क्या होता है, हृदय द्रवित हो जाता है, द्रवित होना यानी पिघलना। ये तो हो गया। किसी भी प्रकार के काव्य को यदि पढ़ा जाता है तो उसमें 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं और वो क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं।
एक तो होती है द्रुति, दूसरी होती है वो होती है दीप्ति, और तीसरी होती है वो होती है व्याप्ति। यहां आपको ये ध्यान रखना है, इस द्रुति का अर्थ होता है पिघलना। क्या अर्थ होता है? पिघलना। दीप्ति का अर्थ होता है चमक या उत्साह, यानी ये कहीं उत्साहित होना। और तीसरा व्याप्ति, यानी अर्थ का फैलाव, अर्थ का फैलाव, यानी अर्थ को पूरा समझना। ये तीन क्रियाएं होती हैं काव्य को पढ़ते समय। जिस काव्य को पढ़ते समय द्रुति यानी हृदय है, जिस काव्य को पढ़ते समय द्रुति यानी हृदय है वो पिघल जाए, वहां कौन सा काव्य गुण होता है? माधुर्य गुण होता है। ये आपको ध्यान रखना। ये देखो, माधुर्य गुण से युक्त रचना को पढ़ने से मन, हृदय या अंतःकरण में आह्लाद उत्पन्न होता है, और आह्लाद उत्पन्न होने से क्या होगा? हृदय द्रवित हो जाता है। द्रवित हो जाता है यानी पिघल जाता है। किसी भी काव्य को पढ़ने पर तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं। और कौन कौन सी क्रियाएं? ये प्रश्न एक बार पूछा हुआ प्रश्न है कि काव्य को पढ़ने पर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो होती है द्रुति, जिसका अर्थ होता है पिघलना। दूसरी दीप्ति यानी चमक, उत्साह या उत्साहित होना। तीसरी व्याप्ति यानी अर्थ का फैलाव। ये तीन क्रियाएं जब काव्य को पढ़ा जाता है तो पाठक के हृदय में उत्पन्न होती है। तीनों आपको ध्यान रखनी, द्रुति, दीप्ति और व्याप्ति। इसके बाद देखो, अगला देखते हैं। ये आपको तीनों क्रियाएं ध्यान रखनी है, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं और इनका अर्थ क्या क्या है। इसके बाद है वो देखते हैं माधुर्य गुण की विशेषताएं। माधुर्य गुण की विशेषताएं क्या क्या है? माधुर्य गुण की विशेषताएं, तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और वो ये है कि माधुर्य गुण का संबंध, माधुर्य गुण का संबंध कौन कौन से रसों से होता है? विशेष रूप से, विशेष रूप से विशेष रूप से श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस, और हास्य रस। ये आपको ध्यान रखना कि माधुर्य गुण है, उसका संबंध है वो विशेष रूप से श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस और हास्य रस से होता है। एक बात तो ये ध्यान रखनी, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? माधुर्य गुण की विशेषताएं। माधुर्य गुण की विशेषताएं, ये आपको ध्यान रखना।
और 1 नंबर तो यही होगी कि माधुर्य गुण का संबंध है वो विशेष रूप से श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस और हास्य रस से होता है। दूसरी बात हम करेंगे तो वो देखो, माधुर्य गुण का संबंध, माधुर्य गुण का संबंध वेदर्भी रीति, वेदर्भी रीति, ये नाम आपको ध्यान रखना। वेदर्भी रीति व उपनागरिकावर्ती से होता है, उपनागरिकावर्ती से होता है। दो बातें हो गई, ये दोनों आपको ध्यान में रखनी कि माधुर्य गुण का संबंध विशेष रूप से कौन कौन से रसों से होता है, श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस और हास्य रस। ये चारों रसों के नाम आपको याद रखने। फिर माधुर्य गुण का संबंध कौन सी रीति से होता है, वेदर्भी रीति, और वृत्ति कौन सी, उपनागरिका वृत्ति। माधुर्य देखो, वेदर्भी रीति, हम रीति प्रकरण पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ेंगे कि वेदर्भी रीति का आधार गुण कौन सा है। तो वहां ये देखो, वेदर्भी रीति का आधार गुण है वो माधुर्य गुण होता है। फिर तीसरी बात हमें जो याद रखनी है वो है कि माधुर्य गुण में, माधुर्य गुण में या तो सामासिक पदों का प्रयोग होता नहीं, सामासिक पदों का प्रयोग होता नहीं। यदि होता हो, यदि होता हो तो लघु सामासिक पदों का प्रयोग होता है, लघु सामासिक पदों का प्रयोग होता है। बात समझ में आ रही कि माधुर्य गुण में या तो सामासिक पदों का प्रयोग होता ही नहीं, और यदि हो तो भी कौन से सामासिक पद, लघु सामासिक पद। अब एक बार परीक्षा में लघु सामासिक पद तो नाम दिया नहीं, ये देखो हमने लिखा है लघु सामासिक पद, ये नाम नहीं दिया, ये दे दिया अल्प सामासिक पद, अल्प सामासिक पद। तो एक ही बात है कि या तो माधुर्य गुण में सामासिक पदों का प्रयोग होगा ही नहीं, और यदि होगा तो लघु सामासिक पदों का प्रयोग होगा, या इसे अल्प सामासिक पद भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो तीन बातें हो गई, कौन कौन सी, कि माधुर्य गुण का संबंध कौन कौन से रसों से होता है। तो आपको ध्यान रखना, श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस और हास्य रस। फिर दूसरी बात, माधुर्य गुण का संबंध किस रीति से होता है, वेदर्भी रीति से। और माधुर्य गुण का संबंध कौन सी वृत्ति से होता है, उपनागरिका वृत्ति से। फिर तीसरी बात हमने पढ़ी, माधुर्य गुण में या तो सामासिक पदों का प्रयोग होता नहीं,
और यदि होता हो तो लघु या अल्प कहें एक ही बात है। तो लघु सामासिक पदों का प्रयोग होता है। ये तीन विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी। यानी माधुर्य गुण का स्वरूप माधुर्य गुण की विशेषताओं से ही प्रकट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना। और महत्वपूर्ण इसकी जो विशेषता है तो वो देखते हैं, और वो ये है कि माधुर्य गुण में श्रुति मधुर या कोमल ध्वनियों का प्रयोग होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। माधुर्य गुण में श्रुति मधुर, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। माधुर्य गुण में श्रुति मधुर या फिर कोमल ध्वनियों का प्रयोग होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये श्रुति मधुर या कोमल ध्वनियां होती कौन कौन सी हैं। श्रुति मधुर या कोमल ध्वनियां होती कौन कौन सी? ये लिख लिया होगा आपने, इसको हटा देता हूं और देखते हैं। अब देखो कि माधुर्य गुण में श्रुति मधुर या कोमल ध्वनियों का प्रयोग होता है। ये कोमल ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें पहली बात देखते हैं, कोमल ध्वनियां। या श्रुति मधुर ध्वनियां। यहां आपको ये ध्यान रखना है, ये श्रुति मधुर का अर्थ है सुनने में मधुर लगने वाली, सुनने में मधुर लगने वाली ध्वनियां। अब ऐसी ध्वनियां जो सुनने में मधुर लगती हूं, उन्हें क्या कहा जाता है? श्रुति मधुर ध्वनियां कहा जाता है। और उन्हें क्या कहा जाता है? कोमल ध्वनियां कहा जाता है। हमने माधुर्य गुण की परिभाषा में भी ये बात पढ़ ली कि कोमल कांत पदावली से युक्त ऐसा काव्य जिसको पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक का हृदय द्रवित हो जाए, वहां माधुर्य गुण होता है। तो कोमल ध्वनियां या श्रुति मधुर ध्वनियां, ये अर्थ आप ध्यान रखेंगे। वो कौन कौन सी होती हैं, ये देखो। अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग। जो कोमल ध्वनियां होती हैं उनमें सर्वाधिक अनुस्वार का प्रयोग होता है, यानी अनुस्वार का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है।
आपको कोई पद मिले और उसमें अनुस्वार का प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ हो तो निश्चित रूप से देख लेना कौन सा गुण होगा, माधुर्य गुण होगा। फिर दूसरी बात, तय वर्ग को छोड़कर, तय वर्ग को छोड़कर, तय वर्ग को छोड़कर स्पर्श व्यंजन का प्रयोग, स्पर्श व्यंजन का प्रयोग, ये ध्यान रखना। स्पर्श व्यंजन आप जानते ही हैं कैसे मैं तक होते हैं। कैसे मैं तक के स्पर्श व्यंजनों में आपको ध्यान रखना कौन सा वर्ग नहीं होगा, तय वर्ग नहीं होगा। यानी ध्यान ये रखना है कि तय वर्ग का प्रयोग, तय वर्ग तय, थे, डे, ढे, णे, इन ध्वनियों का प्रयोग माधुर्य गुण में वर्जित है, माधुर्य गुण में वर्जित है, ये ध्यान रखना। तय वर्ग का प्रयोग है वो माधुर्य गुण में नहीं होता है। इसके बाद अगली बात देखते हैं, और अगली बात में ये देखो, पंचम वर्ण से युक्त, पंचम वर्ण से युक्त स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों का प्रयोग, ठीक है। पंचम वर्ण से युक्त कैसे, जैसे ये देखो, इनमें भी तय वर्ग नहीं होगा। जैसे ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है। इनका प्रयोग हो सकता है लेकिन इनका नहीं हो सकता। ये तय वर्ग है, ये देखो जैसे णे टय, इसका प्रयोग नहीं हो सकता। ऐसे जैसे मान लो से टय, इसका भी नहीं हो सकता। ऐसे मान लो णे ठय, तो इसका भी नहीं हो सकता। यानी तय वर्ग का प्रयोग इसमें माधुर्य गुण में नहीं हो सकता। अगली बात देखेंगे तो उस और महत्वपूर्ण बात, और वो ये है कि री, रे, वैसे, ये वैसे मत लिखो, ऐसे आपको संदेह हो जाएगा। री, रे, से संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और दीर्घ सामासिक पद, दीर्घ सामासिक पद, इनका प्रयोग माधुर्य गुण में नहीं होता, वर्जित है। री, रे, से संयुक्त व्यंजन और दीर्घ सामासिक पदों का प्रयोग माधुर्य गुण में वर्जित है। दो बातें, तय वर्ग का प्रयोग माधुर्य गुण में वर्जित है, ठीक है। री, रे, से संयुक्त व्यंजन और दीर्घ सामासिक पदों का प्रयोग माधुर्य गुण में वर्जित है।
दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी। फिर रेफ का प्रयोग भी वर्जित है। रेफ आप जानते हैं, ये रह के विभिन्न रूप, ये और ये रह के विभिन्न रूप हैं, इनका प्रयोग भी माधुर्य गुण में वर्जित है। ये इन तीन को छोड़कर तय वर्ग को री रे से संयुक्त व्यंजन, दीर्घ सामासिक पद और रेफ, इनको छोड़कर बाकी जो ध्वनियां हैं वो कोमल ध्वनियां कहलाती हैं। जो सुनने में मधुर लगे वो श्रुति मधुर ध्वनियां कहलाती हैं। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, स्पर्श व्यंजन अनुस्वार का प्रयोग माधुर्य गुण में होता है। तय वर्ग को छोड़कर स्पर्श व्यंजन का प्रयोग माधुर्य गुण में होता है। पंचम वर्ण से युक्त स्पर्श व्यंजनों का प्रयोग भी माधुर्य गुण में होता है। और यहाँ एक बात और देख लो, लघु सामासिक पदों का प्रयोग, लघु सामासिक पदों का प्रयोग, ये आपको ध्यान रखना, प्रयोग माधुर्य गुण में होता है। ये आपको ये बातें ध्यान में रखनी। अब मान लो आपसे ये पूछ ले कि कोमल ध्वनियां या श्रुति मधुर ध्वनियां कौन कौन सी हैं, तो आपको ये लिखना होगा। अनुस्वार का प्रयोग हो तो वह ध्वनि कौन सी है? कोमल ध्वनि। तय वर्ग को छोड़कर अन्य स्पर्श व्यंजन है वो भी किस में आते हैं? कोमल ध्वनियों में आते हैं। पंचम वर्ण से युक्त स्पर्श व्यंजन भी किस में आते हैं? कोमल ध्वनियों में आते हैं। लघु सामासिक पद भी किस में आते हैं? कोमल ध्वनियों में आते हैं। बाकी ये पूछ ले, अब आप ये पूछेंगे ये कौन सी ध्वनियां हैं, तो ये देखो सुनने में कटु लगने वाली ध्वनियां हैं, इसलिए इन्हें परुष ध्वनियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परुष ध्वनियां, परुष ध्वनियां। अब परुष ध्वनियां कौन कौन सी हैं? जो सुनने में कटु लगे, या इनको श्रुति कटु भी कह सकते हैं, श्रुति कटु ध्वनियां। और वो कौन कौन सी हैं? तय वर्ग, फिर री रे और से, संयुक्त व्यंजन, दीर्घ सामासिक पद और रेप से युक्त ध्वनियां। ये ध्वनियां क्या है? परुष ध्वनियां या श्रुति कटु ध्वनियां होती हैं। और माधुर्य गुण में परुष या श्रुति कटु ध्वनियों का प्रयोग वर्जित है। ये माधुर्य गुण की विशेषताएं थी। हमने पूरा पढ़ा है कि माधुर्य गुण की कौन कौन सी विशेषताएं। माधुर्य गुण विशेष रूप से 4 रसों के लिए उपयुक्त है। और वो कौन कौन से? श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस, हास्य रस। माधुर्य गुण का संबंध वेदर्भी रीति और उपनागरिका वर्ती से है। 2 बातें। माधुर्य गुण में या तो सामासिक पदों का प्रयोग होता नहीं, और यदि हो तो लघु सामासिक पदों का प्रयोग होता है। फिर हमने पढ़ा माधुर्य गुण में कोमल या श्रुति मधुर ध्वनियों का प्रयोग होता है। कोमल या श्रुति मधुर ध्वनियां कौन कौन सी हैं वो हमने आपके सामने लिखी हुई है। अनुस्वार का प्रयोग
टै वर्ग को छोड़कर स्पर्श व्यंजन का प्रयोग, पंचम वर्ण से युक्त स्पर्श व्यंजन का प्रयोग और लघु सामासिक पदों का प्रयोग। माधुर्य गुण में परुष या श्रुति कटु ध्वनियों का प्रयोग वर्जित है। और परुष ध्वनियां कौन कौन सी हैं? टै वर्ग, टै वर्ग में टै, ठै, डै, ढै, णै। फिर रेफ, ये रै के विभिन्न रूप। फिर री, रै और से। फिर संयुक्त व्यंजन और फिर दीर्घ सामासिक पद। ये जो ध्वनियां हैं ये किस में आती हैं? परुष ध्वनियों में आती हैं। और इन ध्वनियों का यानी कि परुष ध्वनियों का प्रयोग माधुर्य गुण में वर्जित है। ये हमने माधुर्य गुण की विशेषताओं के बारे में जाना। अब देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कि माधुर्य गुण किस प्रकार किसी काव्य को पढ़ने से मन है या अंतःकरण है वो आनंदित होता है। तो उदाहरण दें, जो माधुर्य गुण की विशेषताएं देखी थी उन विशेषताओं को पहचानेंगे। देखो अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, ये रहा मंद मंद। दूसरा देखो टै वर्ग का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो टै वर्ग का प्रयोग नहीं। तीसरा संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो वो भी नहीं। और इसको पढ़ने से कि देखो मंद मंद मुरली बजावत अधराधरे, मंद मंद निक्ष्यो मुकुंद मधुबनते। इसको पढ़ने से अंतःकरण द्रवित हो रहा है। इसलिए यहाँ कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य गुण है। एक और देखो, कहत नटत खिजत रिझत खिलत मिलत लजियात। कहत नटत खिजत रिझत खिलत मिलत लजियात। बरे भुवन में करत है, बरे भुवन में करत है, नैनन ही सो बात, नैनन ही सो बात। बरे भुवन में करत है, नैनन ही सो बात। बिहारी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है, ये आपको ध्यान रखना कि कहत नटत खिजत रिझत खिलत मिलत लजियात, बरे भुवन में करत है, नैनन ही सो बात। ये कवि बिहारी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है और माधुर्य गुण से युक्त है। यानी इसमें नायक और नायिका राज सभा में बैठे हुए हैं और आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं। तो ये दोनों ही उदाहरण आपको याद रखने। फिर और उदाहरण देख लो, निरख सखी ये खंजन आए, 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 फेरे उन मेरे, फेरे उन मेरे
रंजन ने, फेरे उन मेरे रंजन ने, इधर नयन मन भाई। देखो पहला उदाहरण आपका ये हो गया, मंद मंद मुरली बजावत अधरा धरे, मंद मंद निक्ष्यो मुकुंद मधुबनते, कहत नटत खिजत रिजत खिलत मिलत लजियात, बरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात। फिर तीसरा उदाहरण देखो, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, इधर नयन मन भाई। ये उर्मिला का कथन है, उर्मिला का कथन है। और इसमें कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य गुण। तो ये इसी के साथ हमारा माधुर्य गुण है वो पूरा होता है। हमने माधुर्य गुण में कुछ भी नहीं छोड़ा है। सबसे पहले हमने माधुर्य गुण का शाब्दिक अर्थ पढ़ा, मीठा या मिठास या मधुरता। माधुर्य गुण को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नाम दिए। भरत मुनि ने इसे श्रुति मधुरता कहा, तो आचार्य दंडी ने इसे रसमयता कहा, तो आचार्य वामन ने इसे उक्ति वेचित्रे कहा, तो वहीं पर आचार्य मम्मट ने इसे आह्लादकता कहा। यह आपको ध्यान रखना, याद रह जाएगा आसानी से। फिर हमने पढ़ा कि माधुर्य गुण की परिभाषा, कोमल कांत पदावली से युक्त ऐसा काव्य जिसको पढ़ने से या देखने से या सुनने से पाठक, दर्शक या श्रोता का हृदय द्रवित हो जाए, आनंदित हो जाए या आह्लादित हो जाए, तो वह माधुर्य गुण होता है। फिर हमने पढ़ा माधुर्य गुण की विशेषताएं, और माधुर्य गुण की विशेषताओं में हमने पढ़ा कि माधुर्य गुण में कोमल ध्वनियां या श्रुति मधुर ध्वनियां प्रयुक्त होती। कोमल ध्वनियां या श्रुति मधुर ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं, हमने अच्छी तरह स्पष्ट कर लिया। फिर हमने पढ़ा कि माधुर्य गुण में या तो सामासिक पदों का प्रयोग होता नहीं है, और होता है तो लघु सामासिक पदों का प्रयोग होता है। फिर हमने पढ़ा कि माधुर्य गुण में कोमल ध्वनियों में हमने पढ़ा कि अनुस्वार का प्रयोग होता है। स्पर्श व्यंजनों में टय वर्ग को छोड़कर अन्य स्पर्श व्यंजनों का प्रयोग होता है। पंचम वर्ण से युक्त टय वर्ग को छोड़कर अन्य स्पर्श व्यंजनों का प्रयोग होता है। ये सारे किसमें आते हैं? कोमल ध्वनियों में आते हैं। कोमल ध्वनियां, श्रुति मधुर ध्वनियां किसे कहा जाता है? सुनने में मधुर लगने वाली ध्वनियां। आपको ध्यान रखना है कि कौन सी ध्वनियों का प्रयोग माधुर्य गुण में वर्जित है, और वो है टय वर्ग, दूसरा रेफ का प्रयोग, तीसरा री रे और स का प्रयोग, स मूर्धन्य, स भी कौन सा? मूर्धन्य। मूर्धन्य से की बात हो रही। और संयुक्त व्यंजन का प्रयोग और दीर्घ सामासिक पदों का प्रयोग माधुर्य गुण में वर्जित है। फिर हमने पढ़ा माधुर्य गुण है उसके उदाहरण। तो 3 उदाहरण आपको लिखवाए हैं, बहुत ही आसान उदाहरण लिखवाए हैं, आराम से याद रखे जा सकते हैं।
माधुर्य गुण की विशेषताएं याद रखने से चाहे कोई भी पंक्ति क्यों न हो, कोई भी मान लो दोहा दे दिया और उसमें आपको पूछ लिया कि इसमें कौन सा गुण है, तो यदि आपको माधुर्य गुण की विशेषताएं पता है तो आप आसानी से उसमें, यदि माधुर्य गुण से युक्त कोई रचना है तो आसानी से आप उसमें कह सकते हैं कि ये माधुर्य गुण से युक्त रचना है। इसी के साथ हमारा माधुर्य गुण है वो पूरा होता है। कल फिर मिलते हैं अगले काव्य गुण के साथ। थैंक यू।